अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज मैं बात केदारनाथ सिंह की एक कविता से शुरू करना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी कविता है, 4 पंक्तियों की, जाना। और केदार जी उसमें लिखते हैं कि वो कविता मैं आपको पहले सुना देता हूँ, उसके बाद उसके आगे की चर्चा करेंगे। कविता है, मैं जा रही हूँ उसने कहा। मैं जा रही हूँ उसने कहा, जाओ मैंने उत्तर दिया, ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। अब केदार जी ने तो जाना को सबसे खौफनाक बताया, लेकिन दूसरी खौफनाक क्रियाएं भी हैं। उनमें देखना, सुनना, ये भी शामिल कर लीजिए। आना जाना तो एक साथ ही रखिए। देखना, सुनना, ये अद्भुत है कि ये क्रियाएं हिंदी व्याकरण की किस हद तक जा सकती हैं और कितनी खतरनाक हो सकती हैं अगर इनको सही परिप्रेक्ष्य में न रखा जाए तो। भारत ने हमेशा से, भारत कानों के भरोसे रहने वाला देश रहा है। जो चीज़ें उसने सुनी वो मानी। और ये एक तरह से कहा जा सकता है कि जो भारत की संस्कृति है वो सुनने की वजह से बची रही। उसने पढ़ लिख कर चीज़ें नहीं बचाई, सुनकर बचाई। और इसी सुनने को आप समझिए कि सारे वेद, जो ऋचाएं पढ़ पढ़ कर, गा कर, उनका उच्चारण करके आपने बचाए रखी कई हजार साल तक। तो ये कान पर भरोसा करने वाला देश है और कान को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, सुनने को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, पढ़ने को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता, देखने को तो बिल्कुल ही नहीं मानता। कि आंख का देखा हुआ झूठ हो सकता है, तो मुहावरा हिंदी में ऐसे ही प्रचलित नहीं हुआ होगा कि देखे पर मत जाइए, जो आपने सुना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक विद्यालय में एक अध्यापक ने कहा कि इसमें गड़बड़ है, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एक खेल होता है जिसको चाइनीज़ विस्पर कहते हैं। यानी आपने 25 बच्चों को, 10 बच्चों को एक कतार में खड़ा किया और पहले बच्चे के कान में एक शब्द कहा और उसने पलटकर दूसरे बच्चे के कान में वही शब्द दोहराया और दूसरे ने तीसरे, और आगे चलते हुए अंतिम बच्चे तक पहुंचता है। तो अध्यापक ने पहले बच्चे के कान में कहा बुद्ध, दूसरे बच्चे ने सुना क्रुद्ध, तीसरे ने सुना युद्ध, चौथे ने सुन लिया शुद्ध, और 5वें तक पहुंचते पहुंचते वो सूक्त हो गया। और उसके बाद भूत, और फिर भक्त, और उसके बाद भक्त। कहाँ बुद्ध से शुरू हुए और भक्त तक पहुंच गए। तो ये चाइनीज़ विस्पर अपनी जगह हो सकता है, और वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि शब्द जो उच्चारित किए जाते हैं वो वैसे ही यात्रा नहीं करते जैसा आपने उनकी कल्पना की होगी, लेकिन वेदों के मामले में तो कम से कम यही हुआ, वो बचे रहे। और भारत मानता है कि शब्दों का अगर उच्चारण सही हो, अगर उन्हें ठीक ढंग से रखा जाए, तो उनमें क्षय नहीं होता है, हानि नहीं होती है शब्दों की, ना शब्द की ना अर्थ की, वो बचे रह जाते हैं। तो ये जो भारतीय परंपरा है वो अद्भुत है। और उसके बाद आप मुहावरे देख लीजिए। मुहावरे में जो सबसे एक बढ़िया मुहावरा मुझको दिखाई देता है, कौवा कान ले गया। अब ये सुनने से जुड़ा हुआ है। कौवा वहीं कान के बगल में आंख भी थी, वो तो नहीं ले गया, वो नाक भी नहीं ले गया, वो भी बहुत दूर नहीं थी, कान ले गया। और उसने, कौवे ने कान को पकड़ लिया। और लोग भी इतने महत्वपूर्ण, उसको इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कान को, सुनने को, कि उसके पीछे लग लिए। तो कौवा कान लेके भागा, तो अपना कान देखने की जगह, अपनी आंखें, नाक देखने की जगह लोग कौवे के पीछे भागने लगते हैं। अब नाक ऊंची हो सकती है मुहावरे में, नाक कट सकती है मुहावरे में, आंख में तिनका पड़ सकता है, आंख में
धूल झोंकी जा सकती है, कान के साथ क्या हो सकता है? कौवा ले जा सकता है। तो सुनने की एक समस्या तो ये है ही है, और इसी से समझना आता है समझ में कि कान भारतीय संस्कृति में, समाज में कितना महत्वपूर्ण है। लोग देखने पर भरोसा नहीं करते। लोगों ने कोरोना के काल में गंगा में उतराती हुई लाशें देखी, कई और नदियों में भी देखी। लोगों ने नोटबंदी में लोगों को कतार में खड़े हुए देखा। कोरोना में ही जब नौकरियां लोगों की गईं या कारखाने बंद हुए तो लोगों को शहर से गांव की ओर पैदल जाते हुए देखा। एक बच्चे को सूटकेस पर औंधे लेटे हुए देखा जिससे उसकी मां खींच रही थी। लेकिन देखा, ऐसा लगता है कि देखने का कोई असर ही नहीं हुआ। अगर वो सुनते तो हो सकता है इसका कोई असर हुआ होता। आपने सुना कि कोई चाय बेचता था और आपने मान लिया कि वो चाय बेचता था। आपने देखा कि वो गंगा में लाशें उतरा रही हैं, लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है, आप सब कुछ देख रहे हैं रोज़, और आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो ये देखे की समस्या है, सुने पर भरोसा करने की आदत का परिणाम है। और सुनने का संबंध बोलने से है, तो बोलेंगे, जो अच्छा वक्ता होगा उसी की बात सुनी जाएगी। आप अच्छा काम करते हैं तो हो सकता है आप बहुत दूर तक ना जा सकें, लेकिन आप अच्छा बोलते हैं तो यकीनन आप शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। और इसके एक नहीं, कई उदाहरण भारत में ही देखे जा सकते हैं। अद्भुत है, ये अद्भुत है। और समाज को शायद इस तरह से पश्चिमी देशों ने भारतीय समाज को देखने की कोशिश नहीं की। भारतीय समाज ने स्वयं इसका प्रयास नहीं किया कि वो अपने आप को इस तरह से देख सकता, कि उसके लिए कान कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसे पढ़ना लिखना आता है और वो रामचरितमानस पढ़ सकता है या कोई भी ग्रंथ पढ़ सकता है, लेकिन कोई आ जाए और कहे कि हम आपको मानस का पाठ करके सुनाएंगे, तो वहाँ भीड़ लग जाती है। वहाँ जाने वाले सारे अनपढ़ नहीं होते, लेकिन वो इस बात से प्रभावित होते हैं कि भारतीय समाज सदियों सहस्राब्दियों से ऐसा ही रहा है, कान पर भरोसा करने वाला समाज रहा है, और उसमें कोई बदलाव अभी आया नहीं है और ना आने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। बल्कि ये समझिए कि अहमद फराज कहा करते थे, एक शेर था उनका, वो कहते थे कि अपनी ही आवाज़ को बेशक कान में रखना, किसी और की नहीं सुनो तो अपनी ही सुनो। अपनी ही आवाज़ को बेशक कान में रखना, लेकिन शहर की खामोशी को ध्यान में रखना। तो जो लोग चुप हैं, कान से सुनकर भी, देखकर तो उन्होंने अनदेखा किया, लेकिन कान से सुनकर भी जो चुप हैं, उनकी खामोशी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और एक सलीम शाहिद हैं, उनका शेर तो वो तो इसी बात पर कहते हैं कि कैसे कोई आपके कान तक आता है और कान के सहारे दिल में उतर जाता है, और वहाँ आकर वो कितनी तोड़फोड़ कर सकता है, क्या क्या बदल सकता है, आपकी कल्पना से परे। सलीम शाहिद का शेर है कि हर लहजा उसके पाँव की आहट पे कान रख, हर लहजा उसके पाँव की आहट पे कान रख, दरवाजे तक जो आया है अंदर भी आएगा। तो जो कुछ है, जो आपने देखा, आपने अनदेखा किया, जो आपने सुना, उस पर भरोसा करते रहे, तो यकीन मानिए कि जो दरवाजे के बाहर है, जो अभी आपके सिर्फ कान में आवाज़ पड़ी है, वो अंदर भी आएगी। और तब क्या बदलाव होंगे आपके भीतर, बाहर, समाज में, ये देखने लायक होगा। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए
राम राम भैया।